For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. The case study of standard costing. आइए डिस्कस करते हैं. Here we go. So guys, HAL is manufacturing. ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रिटेलर रिटेल भी कर रहे हैं, एंड इंस्टॉलर. इनके तीन फंक्शंस हैं, इनकी तीन एक्टिविटीज है. नंबर एक, ये मैन्युफैक्चर करते हैं. नंबर दो, ये रिटेल करते हैं. नंबर तीन, ये इंस्टॉल करते हैं. ओके. कसेट टाइप स्प्लिट एसी. ठीक है. स्प्लिट एसी जो है ये लोग बनाते हैं, रिटेल भी करते हैं, इंस्टॉल भी करते हैं. इंडस्ट्रियल बायर्स को, ये इनके कस्टमर है. ओके. नाउ इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन 2001. मार्केट सेगमेंट इन्होंने शुरू किया लो टू मीडियम लेवल ऑफ ग्रुप्स. ठीक है जी. अंटिल रिसेंटली अब बिजनेस मॉडल जो है इन्होंने बेस कर दिया है सेलिंग हाई वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसी. कुछ स्टैंडर्ड एसी है जो कि ये बेच रहे हैं हाई वॉल्यूम्स, ज़्यादा क्वांटिटी. ठीक है. ये इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है. हाई वॉल्यूम्स ऑफ स्टैंडर्ड एसी बेचो, ये इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है. और जो स्टैंडर्ड एसी है उसका नाम क्या है? समर. कहता है विद वेरी लिमिटेड डिग्री ऑफ कस्टमर चॉइस. मतलब भाई देखो, वैरायटी ज़्यादा है नहीं, इनोवेशन ज़्यादा कर नहीं रहे ये लोग. ठीक है जी. वेरी लेस वैरायटी, बस वॉल्यूम खींचना है इन्होंने. कह रहे लो प्रॉफिट मार्जिन. तो बेसिकली गेम यही है कि भैया वॉल्यूम उठाओ, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना ही नहीं है. हैल का करंट कंट्रोल सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, करंट कंट्रोल सिस्टम इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यार एक बात बताओ, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, रिटेल भी कर रहे हो, इंस्टॉल भी कर रहे हो, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे फोकस्ड है इनका कंट्रोल सिस्टम. इनका करंट कंट्रोल सिस्टम जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड है, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग एज सच. चलो खैर आगे बढ़ते हैं. इट रिपोर्ट्स मंथली, और ऊपर से जो है मंथली रिपोर्टिंग होती है. वेरियांसेस, एक मटेरियल प्राइस वेरियांस होता है, एक मटेरियल का यूजेज वेरियांस होता है, एक मटेरियल लेबर एफिशिएंसी वेरियांस होता है. यार एक बात बताओ, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस ठीक है, यूजेज ठीक है, यील्ड वेरियांस भी हो सकता है, मे बी डायरेक्ट लेबर रेट वेरियांस भी हो सकता है, जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरियांसेस भी हो सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं तो उनके भी वेरियांसेस हो सकते हैं, वो भी होने चाहिए. बट ये सिर्फ ये तीन वेरियांसेस, वो कह रहा है हमारे तीन वेरियांसेस हम रिपोर्ट करते हैं, प्राइस, यूजेज और लेबर एफिशिएंसी. हैल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को, दिख ही रहा है, लेकिन परफेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं है इनकी. 2018 में हैल ने 20 टीम्स एम्प्लॉय की हुई हैं, ईच ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल 1 समर एसी पर डे. ओके. और 350 टोटल ईयर में. तो इसका मतलब क्या होगा? 350 इंटू 20, पूरे साल में 350 डेज ऑपरेट करेंगे, और 20 टीम्स, हर टीम एक एसी इंस्टॉल करेगी डेली. ये टारगेट है. तो इसका मतलब 7000 एसी इनका टारगेट है. ये टारगेट सेल्स है, टारगेट वॉल्यूम. चलो और बताओ सेल्स वॉल्यूम ऑब्वियसली. फिर वो कह रहा है एवरेज रेवेन्यू पर समर एसी इंस्टॉल्ड इज 36,000. तो दिस इंटू रुपीज 36,000, ये टारगेट सेल्स वैल्यू हो गई समर की. समर की बजटेड सेल्स वैल्यू 7,000 इंटू 36,000 इज इक्वल टू 252, और आगे 6 अंडे. चलो व्हाटएवर. तो आप इसे कह सकते हैं 252 मिलियन. ओके. आगे फिर वो कह रहे हैं हैल वुड लाइक टू मेंटेन दिस साइड ऑफ इट्स बिजनेस. वो इस बिजनेस को मेंटेन करना चाहेंगे करंट लेवल पे, जो ये प्रेजेंटली जितना बेच रहे हैं उतना करना चाहेंगे. लेकिन यार अभी हमें इसकी, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है वो नहीं पता हमें, कंपटीशन का स्टेटस वो नहीं पता हमें. तो व्हाटएवर, आगे देखते हैं. समर इंस्टॉलेशन टीम्स आर पेड बेसिक वेज.
तो इनको जो है इंस्टॉलेशन टीम को बेसिक वेज देते हैं, सप्लीमेंटेड साथ में बोनस भी देते हैं इनको, एक बेसिक वेज और बोनस भी देते हैं फॉर एवरी एसी दे इंस्टॉल ओवर ईयरली टारगेट ऑफ 350। अगर 350 कर लिया तो पूरे पे आपको जो है बोनस मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। क्या बात है जी। The teams make their own arrangements for each installation and some teams जो है वर्क करते हैं 7 days a week, क्योंकि यार उन्हें किसी भी तरीके से भाई 350 डेज तो तभी होंगे ना, 350 एसी तो तभी होंगे, 365 में से 15 दिन छुट्टी मारेंगे, कुछ दिन छुट्टी मारेंगे। वैसे आप ये नहीं कह सकते कि 6 डेज ही काम करेंगे, 6 डेज काम करते हो तो 52 छुट्टियां होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो वो कह रहा है 7 days a week up to 12 hours a day to increase their earning, किसी भी तरीके से अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। HAL usually receives one minor complaint, एक minor complaint आती है each time a summer AC is installed, and one major complaint 10% of summer AC's installation। तो ये प्रॉब्लम है, ये कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करेगा कि भाई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लोग कर देते हैं तो मे भी तनख्वाह कम हो, मे भी तनख्वाह कम है इसलिए शायद हमें उसने बताई नहीं है तनख्वाह कितनी है। 2016 में हैल ने लॉन्च किया था न्यू एसीज, एक समर कूल करके, ये समर है वो समर कूल है। वो कहता है ये एसी जो है हाई लेवल कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहा है, ये अब इनका कस्टमर है, कस्टमर, ठीक है जी। और इट ऑफर्स वेरी लार्ज डिग्री ऑफ चॉइस, बहुत चॉइस है। जैसे पिछले वाले में क्या था, कोई चॉइस नहीं थी भैया, हार्डली लिमिटेड डिग्री ऑफ चॉइस थी कि भैया ये 2-3 मॉडल है, लेने लो नहीं तो जाओ। और ऑन द अदर हैंड इसमें खूब सारी चॉइसेस हैं एंड यूज ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मटेरियल, बहुत तगड़ा मटेरियल, अप्लायंसेस भी तगड़े, इंस्टॉलेशन भी। अब एक्चुअली क्या है, अब उसने मजे की बात की है, हमें ना मटेरियल का उसने ये भी नहीं बताया कि इसका क्या परचेज प्राइस है, उसका क्या परचेज प्राइस है, अलग से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट कॉस्टिंग ही नहीं बता रखी कि इसका मटेरियल कितना, उसका मटेरियल कितना, उसकी लेबर कितनी, इसकी लेबर कितनी, इसके वेरिएबल ओवरहेड्स कितने, इसके कितने हैं, कोई सेपरेट प्लांट है, कोई सेपरेट इंश्योरेंस प्रीमियम है उनका, तो वो कुछ भी नहीं बताया उसने। हैल ने कहता वुड लाइक टू ग्रो दिस साइड ऑफ बिजनेस, भाई वो पिछला वाला बिजनेस मेंटेन करना है, ये वाले बिजनेस को ग्रो करना है। समर कूल जो है रिटेन, ओए होए बेटे जी, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस, कहाँ वो 36,000 चिल्लड़, कहाँ ये जो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक। और वो कह रहा है 2017 में समर कूल जो है एवरेज रेवेन्यू ऑन एन एवरेज, कोई 1 लाख का बिका, कोई 5 लाख का बिका, 1 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 2, 3 लाख ऑन एन एवरेज रेवेन्यू आया पर एसी। और कहता है 7 टीम्स इन्होंने समर कूल के लिए लगाई हैं और 240 एसी पर टीम इन्होंने बेचनी है, मतलब जो भी इंस्टॉल करनी है। तो 7 इंटू 240, इसका मतलब कितनी यूनिट्स बेचनी है, 7 इंटू 240, इतनी यूनिट्स बेचनी है 1680। और कितने की बेचनी है भाई साहब, एवरेज 3 लाख की, ठीक है जी। 1680 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू 504 और 6 अंडे, तो 504 मिलियन, इतने रुपए का सेल। नॉट बैड यार, पिछले इसके मुकाबले तो डबल है, गुड है यार। कह रहे करंटली हैल जो है इतना टीम कर रही है, और कह रहे टीम्स को जो है पे करती है सैलरीज विदाउट बोनस। अच्छा जी, उनको बोनस दे रहे थे, इनको बोनस नहीं दे रहे। और वो कह रहा है इट हैज नेवर रिसीव्ड अ कंप्लेंट समर कूल एसी के लिए, ओके। और एक भी एसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो मैन्युफैक्चरिंग भी तगड़ी होगी और इंस्टॉलेशन भी तगड़ी होगी। इंस्टॉलेशन की ही कंप्लेंट, मैन्युफैक्चरिंग का तो खैर वो बोल ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि बहुत हाई क्वालिटी का वो मटेरियल वगैरह यूज करते हैं। तो इंस्टॉलेशन वैसे ही उसकी भी मटेरियल की कुछ दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो आती इंस्टॉलेशन की थी। हैल बिजनेस इज जनरेटेड फ्रॉम रिपीट ऑर्डर्स, इनका बिजनेस कैसे है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, रिपीट ऑर्डर्स। तो रिकमेंडेशंस होती हैं, रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, और साथ में लोकल प्रेस एडवर्टाइजिंग करते हैं लोग। कहते 3, ये इनकी सेल्स स्ट्रेटजी है, ये इनकी सेल्स स्ट्रेटजी है, ओके। कह रहा है 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं हु अर्न एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3 लाख ईच, ओके। ये हर टीम में
3 सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिनको 3-3 लाख रुपए ये लोग देते हैं। कूल। और कह रहा है इट ऑफर्स 6 मंथ मनी बैक गारंटी। अच्छा जी, गारंटी भी देते हैं कि वापस कर देंगे आपके पैसे, और 1% ऑफ इंस्टॉलेशन में इन्हें करना भी पड़ता है। इसका मतलब इसमें से 1% इनको जो है सेल्स रिटर्न करनी पड़ती है। ओके। कहता है हैल हैज ऑलवेज बीन इन प्रॉफिट। अब रिटर्न करेंगे तो उस केस में भाई वहां से लगा के फिर उखाड़ के लेके आओ, तो मतलब डेप्रिसिएशन अलग, नुकसान अलग, पैसे वापस अलग, इंस्टॉलेशन डी इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग। बट शॉक टू सी, कहता है हैल हमेशा प्रॉफिट्स में थे, लेकिन शॉक टू सी 2017 के रिटर्न कि भाई 0.2% नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर, 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, 0.2%। तो शॉक्ड है। तो वो कह रहा है इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ हेल्थ करंट कंट्रोल सिस्टम। अरे करंट कंट्रोल सिस्टम किसी तरीके से एप्रोप्रिएट नहीं है यार। आप देखो करंट कंट्रोल सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे फोकस करता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग और इंस्टॉलेशन सारा का सारा होता है। तो भैया अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग पे, और वो भी वेरिएंसेस सिर्फ 3 निकाल रहे हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल का डीएमपीवी, डीएमयूवी और डायरेक्ट लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। आप जो है डायरेक्ट मटेरियल का यील्ड वेरिएंस निकालो, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालो, आप जो है डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस निकालो, फिक्स ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालो। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। कोई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो कर, नहीं, कुछ नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये लोग फॉलो कर रहे हैं, और 2017 में इनको शॉक हुआ कि भाई साहब हमें कैसे नुकसान कैसे हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भैया नुकसान कैसे होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, आपने प्रोडक्ट कॉस्टिंग की तो डिटेल दे ही नहीं रखी कि किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, आपने कोई डिटेल्स तो दे ही नहीं रखी। तो भैया प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं? आपने सेलिंग प्राइस, प्राइसिंग डिसीजन कैसे लिया है? आपने जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है एक प्रोडक्ट की, वो कैसे आपने डिसाइड की, वो कितनी है? या आपने जो सेलिंग प्राइस है इसमें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? आपका जो ये प्रोडक्ट है 36,000 का जो आप बेचते हो, आपने ये तो बताया नहीं हुआ कि जो टीम्स है उनको आप बोनस भी दे रहे हो और इंस्टॉलेशन के लिए बेसिक सैलरी भी दे रहे हो, वो क्या सैलरी है वो भी उसने हमें नहीं बता रखा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनके कंट्रोल सिस्टम में इन्होंने फोकस ही नहीं किया। भाई हेलो, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये रिटेल भी करते हैं, इंस्टॉल भी करते हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चर पे फोकस करना सही नहीं, और मैन्युफैक्चर पे भी पूरी तरीके से फोकस नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर इनका डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स भी हो गया तो भी इन्होंने क्या कहना है, इनके टीम ने क्या कहना है, अरे यार हमें तो क्वालिटी पे फोकस करना है। भैया आप किस मटेरियल, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए खरीद रहे हो? आप प्रोडक्ट वाइज देखो, हर एक प्रोडक्ट का अलग से कॉस्टिंग करो, प्रोडक्ट कॉस्टिंग सेपरेटली करो, वेरिएंसेस अलग अलग से निकालो, जितना डीप जा सकते हो उतना जाओ, रादर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करो। और साथ में इन्होंने अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स डिसाइड नहीं कर रखे कुछ। कोई कीजिए हमारा क्वालिटी पे फोकस है, नहीं कुछ नहीं, जी कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आएगी, नहीं कुछ नहीं, बस हाँ जी वॉल्यूम, उसके लिए वॉल्यूम है, पिछले वाले के लिए वॉल्यूम है। तो एज सच क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए। तो इनके 4th क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो मैं कह रहा हूं कि हेल्प करेंगे फ्यूचर सक्सेस में। बड़ी सिंपल सी बात, देखो मेरी बात सुनो, ये जो करंट कंट्रोल सिस्टम है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये करंट कंट्रोल सिस्टम में ये रिपोर्ट करते हैं मंथली। यार अब अगर बीच में मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़ हो गई है जी, बाद में महीने के एंड पे अगर आप देखोगे वेस्टेजेस हो रही हैं, मटेरियल की वेस्टेजेस हो रही हैं, या लेट्स से परचेज डिपार्टमेंट ज्यादा महंगा सामान ला रहा है और हम लोग जो नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगह से कोटेशंस भी नहीं मंगा रखी, तो रेमेडियल एक्शन जब तक लेंगे तब तक तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो कई चीजों का हमें रियल टाइम रिपोर्टिंग चाहिए होगा, कई चीजों का इनका जो है ये मंथली रिपोर्टिंग चल जाएगा। मंथली रिपोर्टिंग प्रॉब्ली इनकी ना अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के साथ मैच करता होगा। तो ये मंथली रिपोर्टिंग सिस्टम इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम। सभी चीजों के लिए सही नहीं है, कई चीजों के लिए तो सही है, परफेक्ट है, बट कई चीजों के लिए सही नहीं है। तो बेसिकली इस सिस्टम में जो है डेफिशिएंसी क्या है, ये बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा सा फोकस करके रिटेलिंग और इंस्टॉलेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। समर पे कंप्लेंट आती जा रही है, कंप्लेंट्स का इन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं रख रखा कि भाई कंप्लेंट्स कैसे कम करें। कंप्लेंट्स भाई आप हर एक टीम की रिकॉर्ड रखो, इस टीम ने यहां एसी लगाया है, किसकी कितनी कंप्लेंट्स आती है वो देखो, उसके हिसाब से उनको जो है रिवॉर्ड्स ना दो, उनको बोनस ना दो, उनको जो है अकॉर्डिंगली पेनल्टी भी लगाओ
क्योंकि भाई आपकी गुडविल खराब हो रही है। रिकमेंडेशन से आपका सेल होना है, रिपीट ऑर्डर से होना है। अगर कस्टमर ही परेशान होगा तो फिर वो कहां से खरीदेगा यार, वो फिर से कहां से और किसी को रिकमेंड क्यों करेगा। तो बेसिकली इनको क्या करना चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रोसेस सिस्टम बनाने चाहिए, कंट्रोल सिस्टम में ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए कि भाई रिटेलिंग पे भी, इंस्टॉलिंग पे भी, और उसमें फिर कंप्लेंट जो आती है, किसकी कंप्लेंट्स आती हैं, किस टीम की कंप्लेंट्स आती हैं, ट्राई एंड आइडेंटिफाई। कोई टीम बदलनी है तो बदलो, अगर कोई एक पर्टिकुलर टीम ही है जो कि परेशान कर रही है, तो एज सच इनको अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई करने चाहिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा होते क्या है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं हमारी वो फैक्टर्स जो कि हमारी स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस को जो है टाइड अप होते हैं। हमारे कोई ऑब्जेक्टिव, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव है, हम अपना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी टर्नओवर अच्छी करना चाहते हैं, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे, कौन कौन सी चीजें इनको सक्सेस लाने में हेल्प करेगी। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हम लोग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में ला सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारी चीजें जो है इसके एग्जांपल्स दे सकता हूं कि भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, अगर हम लोगों ने कहना है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं, तो बहुत सारे कहे जा सकते हैं। जैसे आपकी जो टीम्स है या टेक्निकल पर्सनल है वो कितने केपेबल है, आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है, आपका जो है दिस कॉस्ट किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं, और आपके प्रोसेसेस सिस्टम्स किस तरीके के बने हुए हैं, आप अपने अलग अलग माइलस्टोन्स जैसे जैसे पास होते हैं उन माइलस्टोन्स को ट्रैक कैसे करते हो, और साथ में अपनी चेंज को मैनेज कैसे करते हो। तो दोस्तों अल्टीमेटली की सेट जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है वो हम लोगों को जो है माइंड में रखने हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स डिपेंड करता है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के हम लोगों को 4 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स उसने निकालने को बोला है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स अगर मैं 4 बोलूं वन बाय वन, सबसे पहला जो है मैं बोलता हूं इनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, 2 एसी हैं, एक है समर, एक है समर कूल, राइट, समर एंड समर कूल। अब दोनों की क्वालिटी डिफर करती है, तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें क्वालिटी ऐसी, एक तो पहली चीज क्या है, इसमें ना तो मैन्युफैक्चर में ना इंस्टॉलेशन में, इनमें किसी में कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। मजे की बात क्या है, अभी है भी नहीं एज सच, वो है भी नहीं, लेकिन इसमें भी मैन्युफैक्चर में नहीं है, इंस्टॉलेशन में कंप्लेंट्स हैं, तो इन्हें अपना पास्ट कंप्लेंट्स का ट्रैक रखना चाहिए। किस टीम ने लगाया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर उनके क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए फिर से टीम भेजते होंगे, खर्चे होते हैं एज सच। तो एज सच इनको साथ में आप देखो, इनको क्वालिटी पे फोकस करना है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने मनी बैक गारंटी भी की हुई है। अब मनी बैक करेंगे और 1% वो कह रहा है मनी बैक भी करते हैं ये लोग, तो इनको इसकी वजह से भी तो लॉस होता है ना। तो प्रोडक्ट क्वालिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर क्वालिटी पुअर होगी तो इनका जो बिजनेस है, जो ये मॉडल है, रिपीट ऑर्डर आते हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं, ये लोकल प्रेस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली ये दोनों जो है इनके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, क्योंकि रिकमेंडेशंस नहीं आएंगे, रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे। दूसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगेन सेम चीज। देखिए ऐसा है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ना आप शॉर्ट रन में नहीं रिपोर्ट कर सकते, ओ जी इंस्टॉल कर दिया बस ना, उसकी पूरी प्रोडक्ट की लाइफ के दौरान, भाई अब लेट्स से 3 महीने बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद करंट मारने लग गया, या लेट्स से एग्जांपल काम करना बंद कर दिया, कूलिंग बंद कर दी, तो एज सच प्रोडक्ट की लाइफ के दौरान कस्टमर का क्या सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि वो रिपीट ऑर्डर और रिकमेंडेशन तभी देगा जब वो सेटिस्फाई होगा। तो ये कहां से शुरू होगा, ये बिल्कुल शुरुआत से शुरू होगा। इंक्वायरी कब आती है हमारे पास कस्टमर की, इंक्वायरी के बाद फिर वो परचेज करता है, परचेज के बाद वो इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद
कस्टमर जो है उसको यूज करता है, हम उसको अगर आफ्टर सेल सर्विस जो है देते हैं तो एज द केस में भी वो भी सारी चीजें इसमें इंक्लूड, उसने मेरे को बोला नहीं हुआ तो हम लोग नहीं मान के चल रहे कि दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है तीसरा नंबर दोस्तों क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है इनका ब्रांड की परफॉर्मेंस। ब्रांड की परफॉर्मेंस देखिए ऐसा है, इनके ब्रांड के लिए दोनों तरह के एसी बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कह रहा है पिछले वाले को मेंटेन करो, इसको मेंटेन करो, इसकी सेल इतनी मेंटेन करो। तो मेंटेन तो तभी होगी ना जब कंप्लेंट्स कम आए, है ना, और इसकी ग्रो करो सेल, इसकी ग्रो करो। आपको ये मेंटेन करना है वो ठीक है, लेकिन ना इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये कहां पर है, और ये इनोवेट तो कर नहीं रहे। इनोवेशन तो हो नहीं रही इसमें, तो एज सच इनोवेशन हो नहीं रही। कोई अगर कॉम्पिटिटर अगर इनोवेट करके कोई नया प्रोडक्ट सस्ता वाला ले आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अगला फैक्टर जो है दोस्तों वो क्या है, अगला फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, देखो ये मैन्युफैक्चर करेंगे फिर अपने कस्टमर को जो है वहां उसके यहां पे जाके इंस्टॉल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो है इनकी हर एक चीज के कंट्रोल एस्पेक्ट्स होने चाहिए। सारी चीजें, रॉ मटेरियल की परचेज, उनका रीऑर्डर लेवल क्या है, लेबर, उनके रेट, मटेरियल का परचेज का रेट, यूजेज की क्वांटिटी, फिर लेबर का रेट, लेबर की एब्सेंटिज्म, लेबर का मोराल, लेबर की फ्लेक्सिबिलिटी की किस हिसाब से वो जो है आते जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है हमारे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक्चुअली अल्टीमेटली एयर कंडीशनिंग भी है तो यार टेक्नोलॉजी वाली चीज ही। तो एज सच फिर साथ में अपने कॉम्पिटिटर्स को भी स्टडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों उसने कहा है एडवाइस करो हेल्थ को चेंजेस क्या करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, रिपोर्टिंग सिस्टम में टू अचीव दी इंप्रूव्ड कंट्रोल। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहली चीज तो क्या है, ये 3 वेरिएंसेस से तो काम चलेगा नहीं, आपको और वेरिएंसेस भी निकालने पड़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स के जितने वेरिएंसेस निकाल सकते हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करना चाहो तो वो कर सकते हो, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस। एज सच जो करंट कंट्रोल सिस्टम जो है बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ही क्यों, Why only on manufacturing activity? Why not on retailing? Retailing को भी, इसको भी, इन एक्टिविटीज को भी लगाओ, इनमें भी कंट्रोल सिस्टम लगाओ। क्योंकि समर में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो कंप्लेंट्स जो हैं इनकी गुडविल को अफेक्ट करेंगी, इनकी फर्दर सेल को अफेक्ट करेंगी, रिकमेंडेशन रिपीट ऑर्डर्स को अफेक्ट करेंगे, एज वेल एज समर कूल को अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो फिर इन्हें पैसा वापस करना पड़ेगा। एज सच ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स के रीजंस आइडेंटिफाई करो, इन प्रॉब्लम्स के रीजंस आइडेंटिफाई करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस कंप्लेंट की नेचर को आइडेंटिफाई करो, क्या प्रॉब्लम आई है। रिपीटेटिव है, कोई भाई कोई किसी पर्टिकुलर टीम ने गड़बड़ की है तो वो पर्टिकुलर टीम को आइडेंटिफाई करके उनको फायर करो, बदलो, ट्रेन करो, मोराल अप करो, मुझे नहीं पता। और अल्टीमेटली हो सकता है, देखो जो समर कूल है उसमें डिफॉल्ट्स नहीं हो रही, उसमें मतलब जो है इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही, समर में आ रही है, तो बेसिकली हो सकता है इनकी तनख्वाहें अलग हो। देखो इनकी तो तनख्वाह उसने 3 लाख रुपए दे दी है समर कूल वाले बंदे की, ये तो एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, यहाँ 3 लाख रुपए ये दिया हुआ है, 3 लाख रुपए ये नीचे ये ना 3 लाख रुपीज ईच। और दूसरों की उसने बताया नहीं है, इनको बोनस भी नहीं दे रहे, उनको बोनस दे रहे, तो बेसिकली रेम्युनरेशन में डिफरेंस क्या है, उसने हमें रेम्युनरेशन अरेंजमेंट्स बताए नहीं है, बताने चाहिए। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अलग अलग वेरिएंसेस, जितने वेरिएंसेस ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ अगर हम लगा सकें दैट वुड बी बेटर। एक तो हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी। उसके अलावा आपके जो रिपोर्टिंग इंटरवल है वो कह रहा है मंथली रिपोर्ट करते हैं, मंथली नहीं, कई चीजों का जो है डिले हो जाएगा, तो रेगुलर बेसिस पे, कईयों का मंथली ठीक है अकाउंटिंग साइकिल के साथ, कईयों का जो है रियल टाइम बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। और कोई अगर
एबनॉर्मल इवेंट, एबनॉर्मल एक्टिविटी है तो वो तो इमीडिएटली बताओ। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ मटेरियल वेस्टेज हो रही है, तो यार ज्यादा ड्यूरेशन के बाद बताओगे तो वेस्टेज होती रहेगी। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी आप किस तरीके से फोकस करो कि कैसे आप अपना, भाई इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसमें भी कैसे लगा सकते हैं। आपके जो अलग अलग टीम्स है ना, उन टीम्स की आप लगा दो। अगर आपकी तरफ से कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन आएगी, कस्टमर की कंप्लेंट आएगी, तो विल रिड्यूस योर बोनस और समथिंग। तो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है। तो हम लोगों को ये सारी चीजें जो है लिखनी है अपने शब्दों में, आप लोगों ने अपने शब्दों में लिखनी है। बट ऑब्वियस सी बात है, तो मैं एक बार क्विकली इसको पढ़वा रहा हूं। आप लोग यहाँ पर एक आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें और मैंने कई सारी चीजें बताई हैं, आप इसमें और चीजें ऐड कर सकते हो। कई और चीजें अपने आपके दिमाग में और आती है। केस स्टडी का बेस्ट पार्ट यही होता है, यू कैन एनालाइज फ्रॉम योर साइड एंड यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है नाउ। तो दोस्तों हैल का कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। हैल जो है उनका करंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे फोकस्ड है, जबकि उनकी इंस्टॉलेशन भी है, ये लोग जो रिटेलिंग भी करते हैं उस पर फोकस ही नहीं है। यार हमें तो उन एक्टिविटीज का भी हमें जो है कॉस्टिंग करनी चाहिए। फिर जो है इनके 3 वेरिएंसेस निकाल रहे हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज, प्राइस और एफिशिएंसी लेबर का। भैया इन तीनों का क्या रीजन है? कोई उसने रीजन भी नहीं बताया। भाई डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है, या अदरवाइज जो है आप वेरिएबल ओवरेज के वेरिएंसेस हैं, उनका भी जो है एफिशिएंसी रेट या एक्सपेंडिचर जो भी है वो वेरिएंस, फिर फिक्स ओवरेज का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे। भाई आप और वेरिएंसेस निकालो अगर आपने सही तरीके से कंट्रोल सिस्टम रखना है। ऊपर से हैल जो है यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच इज अनक्लियर कि ये कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट करते हैं कि नहीं कैलकुलेट, ये बता ही नहीं रहा हूं हमें कि भाई अलग अलग जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, अब ये एकदम से परेशान हो गए 2017 में हमें 0.2% ऑफ सेल कैसे हो गया प्रॉफिट। अरे भैया आपने हमें प्रोडक्ट कॉस्ट की तो डिटेल भी नहीं दे रखी, क्या पता प्रोडक्ट कॉस्टिंग ही नहीं करते ये लोग कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट कर रहा है इनको, तो हमें कॉस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी। फिर उसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है मिसडायरेक्ट भी कर सकता है। समर कूल में हम जो है क्वालिटी को एडवर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बियर ही नहीं कर सकते, तो उसमें डीएमपीवी अगर अनफेवरेबल भी होगा तो भी जो है परचेज डिपार्टमेंट कहेगा नहीं नहीं देखिए आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ये ही लेना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट डन। ये भी एक गड़बड़ हो जाएगी इसमें। फिर उसके बाद जो है हैल इज नॉट करेंटली कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग जो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, आइडेंटिफाई नहीं किए इन्होंने, तो हम अभी अभी आइडेंटिफाई करके देते हैं सेकंड पार्ट में। फिर इसके बाद जो है देयर इज मंथली रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। यार मंथली रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस में और फॉलो अप एक्शंस कैसे होंगे? भाई फॉलो अप एक्शंस का कोई डिटेल ही नहीं है कि भाई वेरिएंस तो रिपोर्ट हो गए, अब क्या? और उसके अलावा जो मंथली इज नॉट गुड, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सेसिव मटेरियल वेस्टेजेस हो गई, बहुत ज्यादा टाइम अगर गैप हो जाएगा तो यार उस टाइम रिमीडियल एक्शंस जो है हाथ से निकल चुके होंगे, हमें तो नुकसान पे नुकसान हो जाएगा। तो कई चीजें तो रियल टाइम में जो है रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो रियल टाइम रिपोर्टिंग में भी रेलिवेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। फिर मेजर डेफिशिएंसी जो है हैल के कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि वो रिटेलिंग और इंस्टॉलेशन भी नहीं हो रहा, वो हमने शुरू में भी बोल दिया था। समर की टीम जो है इंसेंटिवाइज करते हैं, हम उनको बोनस देते हैं, लेकिन स्टिल उनमें हाई लेवल ऑफ कंप्लेंट्स है। यार कोई कंप्लेंट्स का कुछ सिस्टम रखना चाहिए हमें कि कंप्लेंट किस टीम की कंप्लेंट आ रही है, हर एक का रिकॉर्ड रखो, किस टीम को कहां भेजा, कितनी कंप्लेंट किसकी वजह से आई और किस नेचर की कंप्लेंट आई, ट्राई एंड आइडेंटिफाई दोज रीजंस। फिर उसका सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, तो सीएसएफ दोस्तों आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कैसे करोगे? सिंपल, हम लोगों ने क्या करना है, हमने कहना है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है होते क्या है। सबसे पहले तो मीनिंग बताया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर एलिमेंट्स टाइड टू द स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस एंड दे रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट बिजनेस इज ट्राइंग टू अचीव। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये अपनी प्रेजेंट टर्नओवर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं 36,000 रुपीज वाले समर, उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, और नई मार्केट जो नया प्रोडक्ट इन्होंने 2016 में लॉन्च किया उसको ग्रो करना चाह रहे हैं। तो इनकी जो भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को जो है कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, कोई भी एज द केस में भी, हमें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में वेरी ओवर टाइम डिपेंड करता है। अब मैंने बहुत सारे पहले भी बताए थे, ये कुछ एग्जांपल दिए, एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एज द केस में भी। अब इनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मैंने 4 बोले थे उन्होंने, तो हमने 4 बता दिए। नंबर 1 इंस्टॉलेशन की क्वालिटी। भैया क्वालिटी जो है 2 तरह की ऐसी है, दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग है। हिस्टोरिक पैटर्न से हमें कंप्लेंट मिल रही है समर की, तो भाई उसको ट्रैक करो
क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करो, उनको एलिमिनेट करो, नहीं तो खर्चे भी तो होते हैं। फिर उसके बाद जो है रेक्टिफिकेशन कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है ऐसे केस में भी, और दूसरे में तो रादर इन्हें रिफंड भी करना पड़ता है मनी, 1% रिफंड भी करने पड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, है ना जी। तो द इफेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑन फ्यूचर बिजनेस भी इफेक्ट होगा, रिकमेंडेशंस नहीं आएंगी या रिपीट ऑर्डर्स नहीं आएंगे। फिर दूसरा हमने कहा कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंप्लीट लाइफ में देखना है, शुरुआत से जब इंक्वायरी आई, फिर उसका परचेज हुआ, उसका जो है इंस्टॉलेशन हुआ एसी का, फिर उसके बाद कस्टमर ने उसको यूज किया ओवर द लाइफ टाइम, क्योंकि वो हमारी रिकमेंडेशन और रिपीट ऑर्डर के लिए मैटर करेगा। फिर ब्रांड की परफॉर्मेंस, दो तरह के ब्रांड्स हैं हमारे, दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एक 36,000 का बिकता है समर, जिसकी की लिमिटेड चॉइस है, इसमें खास इनोवेशन नहीं है, ज्यादा रेंज भी नहीं है, ये 7,000 एसी पूरे साल में बिकने हैं, 350 into 20 टीम्स, रोज का एक बेचना है 350 डेज, और फिर 252 मिलियन जो मैंने आपको बता ही दिया था इतना रेवेन्यू आना है। और लाइफ साइकिल में ये कहाँ पे होल्ड करता है, ये क्या श्रिंक हो रहा है, क्या हो रहा है, दूसरा ग्रोथ स्टेज पे, ये तो दिख रहा है अभी इन्होंने लॉन्च किया है, तो 504 मिलियन डबल टर्नओवर इसकी है। अब दोनों की ब्रांड की सक्सेस जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा 36,000 वाला समर है उसमें जो है मार्जिन भी कम होंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग ही नहीं कर रखी है अभी तक, हम इन लोगों ने हमें बताई भी नहीं हुई। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज्यादा मेजर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ रही होगी, इंस्टॉलेशन और रिटेलिंग में इतनी कॉस्ट नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग इज अ मेजर पार्ट। और मैन्युफैक्चरिंग ही गड़बड़ होगी तो इंस्टॉल करके गलत प्रोडक्ट आओगे, फिर वापस लेके आओगे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से मॉनिटर करना है मैन्युफैक्चर को प्रॉपर। फिर उसके बाद अदरवाइज आपको जो है इनोवेशन करनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, जैसे अब ये नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया इन्होंने, तो इनोवेट करें, एब्सेंटिज्म को स्टडी करें लेबर को कि, और मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन, जो ये इन्वेस्टमेंट में नई इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह में, क्योंकि देखो ऐसे कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो हमें कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी लोग जो है मार्केट जो है खा जाएंगे, प्राइसिंग में भी ले जाएंगे अगर हम लोगों ने कॉस्टिंग ढंग से नहीं करी तो। और फिर उसके बाद जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में हमें बताना था, तो हमने कहा भैया या तो इसको मॉडिफाई कर दो या अबेंडन कर दो, बेकार है ये भाई, 3 तरह के वेरिएंसेस निकाल रहे हो आप, कोई सेंस ही नहीं है। करंट कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। समर एसी में जो है कंप्लेंट आती है बहुत ज्यादा, लेकिन समर कूल में बिल्कुल नहीं आती। अब बेसिकली क्या है, दोनों की टीम्स के अलग अलग रेम्यूनरेशन है, समर कूल वालों को 3 लाख रुपए फिक्स दे रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं, इनको बेसिक दे रहे हैं, कितना बेसिक दे रहे हैं उसने बताया नहीं है, और बोनस भी दे रहे हैं, फिर भी इतनी कंप्लेंट आ रही है, तो एज सच वी नीड टू आइडेंटिफाई उनकी कितनी तनख्वाह है ना। तो एज सच हमें जो है, और ऊपर से हमें ब्रॉडर रेंज ऑफ वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल यील्ड और डायरेक्ट लेबर रेट बोला, आप वेरिएबल ओवरहेड्स के भी बोल दो, फिक्स ओवरहेड्स के भी बोल दो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बोल दो, जितना लिखना है लिख दो। फिर उसके बाद जो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो डिटरमाइन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, मंथली इज नॉट गुड, और सिंक्रोनाइज करो अकाउंटिंग से, इट इज गुड, वो थोड़ा इजी रहता है, लेकिन कई चीजें रियल टाइम में आपको बतानी पड़ेंगी, जैसे मटेरियल वेस्टेज एक्सेट्रा, क्योंकि उसमें अगर कहीं गड़बड़ हुई तो हम लोगों को जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगी। फिर ऊपर से जो है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन जो है रहे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग जो है ये प्रेजेंट सिस्टम जो है बिल्कुल बंद करें, या उसमें मॉडिफिकेशन, मेजर मॉडिफिकेशन करें, और ऊपर से क्या है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को जो है रिपोर्ट करें हम लोग, लेकिन मंथली जरूरी नहीं है, कई चीजें रियल टाइम भी, ठीक है जी। सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस डिस्कशन। अब आप लोग इसको लिख रहे हैं, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वी हैव डन इट ब्यूटिफुली, ठीक है जी। तो आप लोग जो है लिखना शुरू कर रहे हैं, ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, you can write in own words, you can add, modify whatever you feel like, ठीक है दोस्तों, that will be all, take care, God bless you all, bye bye।